जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। ये क्लास है सीटेट 2023 के लिए। ठीक है, सीटेट 2023 के लिए। और इस क्लास में हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी, पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू किसका? जो सोशल साइंस है उसका। ठीक है, तो इसमें हम लोग सोशल साइंस का जो पीवाईक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 60 क्वेश्चन आते हैं। तो जितने 60 क्वेश्चन हैं हम सबका डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस क्लास में हम लोग केवल 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है 2022 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको बहुत ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए। आपके 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा डेसिमल 004, ठीक है, डेसिमल 004 ये सर्च करेंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इम्पोर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस शेयर करी जाती हैं। ठीक है, और इस चैनल का नाम पहले डेसिमल था, अब डेसिमल जीएस स्टडी हो गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जब भी आप सर्च करेंगे चैनल को, तो डेसिमल जीएस स्टडी के नाम से सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से करिएगा और आपके कितने सही होते हैं 30 में से उनको बताइएगा। देखिए, कह रहे हैं मध्यकाल में दिल्ली के हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार मैं हिंदी में पहले पढ़ दूंगा, फिर आपको इंग्लिश में दिखा दूंगा। जो आपका मीडियम हो उसमें जो है आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है तोमर, उनके सामने है 1175 से 1192। अनंगपाल, डेट दी हुई चौहान, आरंभिक 12वीं शताब्दी। और पृथ्वीराज चौहान, सामने डेट दी हुई। फिर देखो यहाँ पे तो ऊपर तो कोड दिया हुआ है, फिर कह रहे हैं कि बताओ मिलान करो किसका है। यहाँ पे दे रखा है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ए का 3, बी का 2, सॉरी बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक है, फिर कह रहे हैं ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। फोर्थ है ए का बी के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 4 के साथ और डी का 3 के साथ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, आप 2 या 5 सेकंड जो है वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मतलब ये 2 नंबर, यहाँ पर ए बी सी नहीं दिया, 1 2 3 है। अब देखिए 2 नंबर राइट आंसर है, तो मतलब अब देखिए कह रहे हैं कि ए का 3 मतलब तोमर जो है वो आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। फिर बी 4 मतलब अनंगपाल 1130 से लेकर 1145। फिर है सी मतलब चौहान, चौहान का सी का 2 मतलब यहाँ से। ठीक है, 1165 से लेकर 1192। ठीक है, और फिर बचा आखिरी में पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का जो बचा उसी से मैच करा दीजिए। ठीक है, डी का 1। ठीक है, अच्छा ये कहाँ मिलेगा? देखो अभी ये चीज़ जो है आपको जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की। ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, 3rd नंबर चैप्टर है, वहाँ पर दिया है दिल्ली के शासक, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा के दिया गया है। तो आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो अभी हम लोग जियोग्राफी की एनसीईआरटी, ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप देखिए अभी। और इसके जियोग्राफी की जब एनसीईआरटी पर्यावरण वाली हो जाएंगी फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी देखेंगे। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये चारों जो दिख रहे हैं ना आपको, तोमर, अनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज, ये सबके नाम ऐसे दिए हुए हैं और लाइन से दिए हुए हैं तीसरे चैप्टर के दूसरे पन्ने में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एनसीईआरटी, उसको भी पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन प्राचीन तमिलनाडु में खालिस्तान की बस्ती को उर उर कहते थे। कह रहे हैं किसको उर कहते थे? व्यापारियों की बस्ती को उर कहते थे। कह रहे हैं कुलीनों अभिजातों की बस्तियों को उर कहते थे। खेतीहरों किसानों की बस्तियों को
उर कहते थे या शिल्पकारों की बस्तियों को उर कहते थे। किसको उर कहते थे ये बताना है आपको, ठीक है। किसको उर कहा जाता था ये बताना है आपको। सोचिए 5 सेकंड, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ और बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। खेतीहरों या किसानों की जो बस्ती होती थी उसको उर कहते थे, ठीक है। खेतीहर या जो किसान थे उसकी बस्ती को क्या बोलते थे, उर बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में ही दी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सॉरी मैंने इंग्लिश में नहीं दिखाया, तो इंग्लिश वाले जो हैं एक बार देख लें, ठीक है। तोमराज अनंगपाला चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, एक बार देख लीजिए। और ये तो इंग्लिश में था ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंग्लिश वालों के लिए है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फारूक सियार। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कह रहे हैं निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फारूक सियार, फिर है शाह आलम द्वितीय, फिर तीसरा है अहमद शाह, और चौथा है आलमगीर द्वितीय। इधर मिलान कराना है इनको कि इसमें कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। दे रखा है पहले का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 2। दूसरे में है ए का 4 के साथ बी का 2 है, C1 D3 A2 B1 C4 D3 A3 B1 C2 D4। बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर है, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। 5 सेकंड पॉज कर सकते हैं वीडियो को। देखिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के हिसाब से देखिए, अब इसको देख लेते हैं कायदे से। मतलब ए का 2 के साथ फारूक सियार का जो है 1713 से, 1 सेकेंड, फारूक सियार का 1713 से 1719, शाह आलम द्वितीय का जो है 1759 से लेके 1816, और अहमद शाह का जो है वो C4 है। तो ये जाएगा 1748 से 1754, और D3 मतलब 1700 जो आलमगीर द्वितीय है 1754 से 1759, ठीक है। तो ये आप एक बार जो है इसको कायदे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए आते हैं, उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा का अर्थ है, ठीक है। उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा का अर्थ है क्या है, पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति व विरासत मिलना, ठीक है। पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति व विरासत मिलना, ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। 1 सेकेंड, फिर है तीसरा, सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन। चौथा है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो आपको बताना है कि उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा का अर्थ क्या है। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बताइए इसका क्या क्वेश्चन होगा, सॉरी आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, ठीक है। सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, ठीक है। सहदायद प्रथा, ठीक है। सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, इंग्लिश वाले ऊपर देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है, ऊपर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है, स्तोत्रम, भजनम, प्रबंधम, अभंग। तो बताना है कि मराठी में लिखे गीतों को किस नाम से जाना जाता है, स्तोत्रम, भजनम, प्रबंधम, अभंग। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अभंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो पहले हिंदी वाला दिखा दे रहा हूँ फिर इंग्लिश वाला। कह रहे हैं मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। बी है इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी
व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ठीक है, तो बताना है विकल्प ए है ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, और कह रहे हैं विकल्प बी में कि ए और बी दोनों गलत हैं। अगला विकल्प है, कह रहे हैं कि ए सही है लेकिन बी गलत है। चौथा है ए गलत है लेकिन बी सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। इन दोनों स्टेटमेंट को जो है पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। दूसरा है, कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी जो है वो दोनों सही है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन जो है 37 नंबर, इसको जो है सीटेट ने छोड़ दिया। ठीक है, ड्रॉप कर दिया। तो हम लोग भी इसको जो है आखिरी में देखेंगे। ठीक है, अभी जो आगे हैं उनको देखते हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ ये वाला ड्रॉप है, इसको बाद में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ गड़बड़ रहा होगा। ठीक है, या फिर है ना, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। बीघा, बेवड़, बैगा, महल। ठीक है, कह रहे हैं घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कहाँ, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। बीघा, बेवड़, बैगा, महल। ऊपर भी देख लीजिए, बीघा, बेवड़, बैगा, महल। बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, बेवड़। ठीक है, बेवड़ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। विकल्प ए है, 19वीं सदी के शुरुआत में हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे, चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। इसकी तरह इसकी एक आम वजह थी कि संचार में नए तरीके से किताब, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे छापने का विकास हो रहा था। बताना है दोनों ए और बी सही हैं, बी ए की व्याख्या करता है। ए और बी सही है किंतु बी ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु बी गलत है। दोनों ए और बी गलत हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको पता करना है क्वेश्चन कौन सा, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ये पड़ा होता है। ठीक है, ये सोशल साइंस 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर यहाँ पे सोशल साइंस 38 नंबर क्वेश्चन। तो आपको समझना है कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नंबर देखिएगा। ठीक है, जिसे यहाँ पे आगे पढ़ा होगा, ये देखो सोशल साइंस 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह आप समझिएगा। जैसे अगर मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन होगी कौन सा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बताना है आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की व्याख्या करता है। तो मतलब ये जो ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट है दोनों सही हैं, और जो बी स्टेटमेंट है इस ए वाली स्टेटमेंट की व्याख्या करती है। स्टेटमेंट क्या है, 19वीं सदी की शुरुआत में हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। तो ये स्टेटमेंट सही है, और कह रहे हैं इसकी आम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके से किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पर्चे छपने का विकास हो रहा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप देखेंगे, इधर लिखा होगा सोशल साइंस 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कथन ए और आर को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। कारण क्या था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ते थे। मतलब का जो है कथन ए जो है वो कथन है, और दूसरा कारण दिया हुआ है कि इस कारण से ये इनको झेलना पड़ा। तो आपको बताना है क्या ये दोनों
स्टेटमेंट किस हिसाब से सही है, मतलब कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, 2 मतलब ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत पक्षपात तो झेला, लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि उनके पिता जो है सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, तो ये कारण था। ठीक है, ये कारण नहीं था। पहले के लोग है ना मानते थे, पहले के लोग मानते थे ऊंची जात नीची जात, तो वो उनको लोग मानते थे कि ये निम्न जात के, इसलिए लोग उनका जो है जातिगत पक्षपात करते थे। ठीक है, वैसे अब तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले ऐसे होता था कि लोगों को बोलते थे कि है ना कि ये अलग कैटेगरी के हैं, ये अलग कैटेगरी के हैं, तो उनको इस वजह से पक्षपात होता था। उनके पिता सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, ये कारण नहीं था पक्षपात का। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जाति से थे, इसलिए लोग उनको जो है इस तरह की उनके साथ व्यवहार करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों, जैसे कथन ए और कथन आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला कथन है ए नंबर, ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कथन है, कारण बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया। उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हिंदी में है, एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले आपको बताना है कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया होगा इंग्लिश हिंदी दोनों लोगों ने। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मतलब ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया बताना है आपको। जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, वीर सावरकर, मौलाना आज़ाद। ठीक है, 2 नेशन थ्योरी जो है अपोज किया किसने, बताना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए कि जिन्ना की 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, मौलाना आज़ाद ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक बार हिंदी में फिर एक बार इंग्लिश में। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। दूसरा है, इस दूसरी स्टेटमेंट है, यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोध आंदोलन था। इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कह रहे हैं कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या 2 और 3 दोनों, है ना, 1 और 2 दोनों, या 2 और 3 दोनों। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। बताना है आपको कौन सा इसमें से सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सॉरी इसमें बताना है सही नहीं है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, नॉट करेक्ट, है ना, ऊपर ध्यान दीजिए। कह रहे हैं इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट इसमें बतानी है। ठीक है, देखिए अब इसमें कह रहे हैं मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जिसमें 1 होगा वो कट कर देंगे, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा।
कह रहे हैं इसमें सिपाही और जनसाधारण ने भाग लिया, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो तीसरी स्टेटमेंट कट जाएगी, ठीक है, बचती है तो यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा, ये वाला आंसर। मतलब कि यही गलत है, गलत बताना ना, देखो इनकरेक्ट बताना है। अगला क्वेश्चन, ए और बी कथनों पर सहायक संधियों के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। जो भारतीय शासक थे उनको अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना, मतलब कि ऐसी सेना जो हथियार के साथ चलती हो, रखने की अनुमति थी, कह रहे हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि भारतीय जो शासक थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। बताना है ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा, ये इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ऊपर भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सा सही है इन चारों में से बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए इसमें राइट आंसर क्या है। देखिए, अब कह रहे हैं कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी। ये तो बिल्कुल गलत है कि भारतीय शासकों को अपनी सेना ही रखने की तो अनुमति नहीं थी। जैसे ही वो सहायक संधि लगाते थे तुरंत ही बोलते थे कि अपनी जो है सेना भंग कर दीजिए, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो जहाँ जहाँ पहली है कि पहली और दोनों सही है, ये गलत हो गया। ए और दोनों गलत हैं, ठीक है। तो बी, तो यहाँ पर ए सही है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं बी, ए गलत है, बी सही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत है, दोनों गलत नहीं है। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है 44 का राइट आंसर क्या होगा, 4, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ग्रह दिए हुए एक तरफ और एक तरफ अपने अक्ष पर घूमने का समय दिया हुआ है। कह रहे हैं यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट में घूमता है क्या। दूसरे कह रहे हैं कि नेपच्यून जो है 16 घंटे 7 मिनट में घूमता है क्या। शनि कह रहे हैं 25 घंटे 4 मिनट में, या मंगल 9 घंटे 56 मिनट में। बताओ कौन सा सही है। कह रहे हैं कितने सुमेलित हैं, कितने सुमेलित हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। बताना है आपको। ये तो इसे यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना, वैसे क्वेश्चन है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, ठीक है। बताना है आपको। यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स। वैसे कठिन पेपर आया था, आप माने या ना माने, ये पेपर कठिन है, ठीक है। पेपर मतलब सीटेट जो है एसएसटी का क्वेश्चन कठिन बनाती है। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी कठिन है। अब ये मैं कठिन क्वेश्चन मानता हूँ कि ये कठिन क्वेश्चन में है, ठीक है, क्योंकि कोई इतना एग्जैक्ट नहीं याद रखता कि कितने घंटे कौन घूम रहा है ना। तो मेरे हिसाब से ये कठिन क्वेश्चन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए क्या आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहे हैं शनि जो है, मैं शनि से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। नेपच्यून, यूरेनस क्लास में देखेंगे, ठीक है। या मंगल से शुरू करते हैं। देखिए, मंगल जो है, मंगल कह रहे हैं 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। तो ये स्टेटमेंट देखो गलत है। कैसे गलत है, एनसीईआरटी 6 क्लास में दिया हुआ है, मैं वहीं का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी 6 क्लास का जो है चैप्टर, उसमें देखिएगा एक बड़ा सा पेज है, ठीक है। उसमें जो है ऐसे पूरा इधर बना हुआ है, सन है ना, फिर बुध शुक्र ऐसे करके पूरा बना हुआ है। तो वहीं पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उस पेज को आप खोलेंगे तो वहाँ से पूरा आंसर मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे दिया हुआ है मंगल जो है वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो 1 दिन में करता है। 1 दिन कहाँ का, पृथ्वी का 1 दिन, ठीक है, मतलब 1 दिन में करता है। तो 1 दिन लगता है। यहाँ पे बोल रहे हैं 9 घंटे 56 मिनट, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो सभी 4 तो नहीं हुए, तो ये भी कट गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं शनि 25 घंटे 40 मिनट, ठीक है। शनि को बोल रहे हैं 25 घंटे 40 मिनट। तो शनि को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 10 घंटे 40 मिनट। 25 घंटे 40 मिनट नहीं हुआ है। ये अगर होता 10 घंटे 40 मिनट, ठीक है, तो ये राइट होता। लेकिन ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यानी केवल 3 सही है, तो ये भी कट हो गया, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं कि यूरेनस, ठीक है, यूरेनस जो है कह रहे हैं 17 घंटे 14 मिनट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट में अपना जो है घूर्णन पूरा करता है। और जो नेपच्यून है वो 16 घंटे 7 मिनट में
पूरा करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो एक हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं पहली और दूसरी, ठीक है, पहली और दूसरी यूरेनस और नेपच्यून वाली ठीक है, शनि और मंगल वाली गलत हैं। तो यहाँ से केवल दो स्टेटमेंट, ओनली टू इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ओनली टू इज़ द राइट आंसर। एक बार देख लीजिए इंग्लिश वाले भी, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों सही हो गए, तो ओनली टू इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने आज की जो है एनसीईआरटी देखी होगी, जो पब्लिक करी है अभी हम लोगों ने, ठीक है, आज की एनसीईआरटी देखी होगी, तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, मतलब कि ये आपके जो है सोशल साइंस का पार्ट था। मैंने 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ाया, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में दिया हुआ था थोड़ा सा, तो अगर उसको देखते हो शायद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का तो एनसीईआरटी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि नहीं देखी तो देख लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी वाला मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको देख लीजिए, तो आपका जो है बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय भागों से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग जीरो देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है। बताइए बताइए कौन सा राइट आंसर है इसका, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार, इंग्लिश वाले देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट दी हुई हैं, बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिए एक बार, फिर बताइए कौन सा राइट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, ये राइट स्टेटमेंट, ठीक है। चौथी स्टेटमेंट जो है तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये हिंदी में है, अभी मैं इंग्लिश में भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कारण क्या है? विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। कह रहे हैं कि अपने स्थान के ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। दूसरा है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आप अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो मतलब सॉल्व हो सकता है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों, ए और आर दोनों गलत हैं। बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है 47 का, ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 47 का राइट आंसर क्या है, बताना है आपको। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो जो आर है ये ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन 2 आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर देंगे। लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, लगभग 12 घंटे गंवाएंगे, लगभग 8 घंटे गंवाएंगे। कहाँ पे जाना है? मतलब एक भारतीय शहर से जापान के टोक्यो में जाना है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं इंडिया है, ठीक है, और आपको जाना है जापान में, ठीक है। तो इंडिया से इधर पड़ जाएगा चाइना, ठीक है, फिर इधर बढ़ जाएगा, यहाँ इस तरफ जापान कहीं इतनी दूरी पड़ेगा, है ना, जैसे बना होता है ना मैप में, इधर इंडिया, फिर ये चाइना, फिर आगे बढ़ोगे तो इधर एक जापान। वर्ल्ड मैप पे देखना आप एक बार, ठीक है, वर्ल्ड मैप पे देखना तो आपको इधर दिखेगा, इधर जापान दिखेगा। तो बताना है कि लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है गेन अबाउट 4 आवर्स, लॉस अबाउट 4 आवर्स, लॉस अबाउट 12 आवर्स, लॉस अबाउट 8 आवर्स। तो बताना है कौन सा राइट आंसर है, क्या होगा।
लॉस होगा या गेन होगा, ठीक है, लॉस होगा या गेन होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे इधर से इधर जब जाएंगे तो आपके 4 घंटे खर्च होंगे, इधर जाते तो आपके जो है गेन होते, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिना, सिलिका, निकल, बताना है आपको। अब देखिए ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है, तो वो अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ना भी पढ़ी हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप 7th क्लास की एनसीईआरटी देखना, ज्योग्राफी की, उसमें जो है महासागर वाला चैप्टर दिया हुआ उसमें दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, निकल कौन कौन से पाए जाते हैं, केवल ए, बी और सी, ए और सी और डी, बताना है आपको क्या क्या मिल जाएगा महासागर की पर्पटी में, महासागरीय पर्पटी में कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे वो बताना है आपको। देखिए इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम मिल जाएगा आपको, ठीक है, और सिलिका मिल जाएगा, ठीक है, निकल और एल्यूमिना नहीं, तो ऑप्शन C3, मतलब 3 इज़ द राइट आंसर। ए और सी मिलेगा, क्या मिलेगा, ए मिलेगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा और सिलिका मिल जाएगा, ठीक है। 49 का 3 ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर दिया 49। आगे देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, कह रहे हैं एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसने बांज, एस, बीज के पेड़ और फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न किस वनस्पति का दौरा किया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, शंकुधारी वन और भूमध्य सागरीय वन। अब ये भी मैं बताऊं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, और ये अभी मैंने जो एनसीईआरटी पढ़ाई है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देखिएगा, उसमें दिया हुआ है, मैंने थंबनेल में लगाया है इसका, शायद मोनाल पक्षी का चित्र भी लगाया था, ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो देखिए उसमें लगा हुआ है, पक्षी का चित्र लगा हुआ है, तो वो वाली वीडियो आप देखिएगा, तो उस वाली वीडियो में मैंने ये करवाया था। तो एक बार आप एनसीईआरटी मतलब चाहे खुद से पढ़िए, चाहे आप वीडियो देख के पढ़िए, वीडियो देख के पढ़ेंगे तो कम समय लगेगा, खुद से पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ देंगे तो इस तरह क्वेश्चन आपको तुरंत ऐसे रखे मिल जाएंगे। अब ये बांज, एस, बीज के पेड़, फीजेंट, मोनाल पक्षी सब करवाया था मैंने, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, ये हिंदी में दिया हुआ है, तो आपको जो ठीक लगे वहाँ से बताइए कौन इसका राइट आंसर क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, सोशल साइंस 50 नंबर क्वेश्चन, बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर है शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है, ठीक। तो एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, ठीक है, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है, ठीक है, ज्योग्राफी वाली, उसका 6th चैप्टर है, उसमें ये दिया हुआ है। आप ये जाओगे ना शीतोष्ण पर्णपाती वन में, तो आपको सेम यही लाइन मिलेगी, ये जो लाइन दी हुई है, ठीक है, ये लाइन आपको वहीं पे मिलेगी, ये लाइन आपको वहीं मिलेगी पूरी, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा 6th क्लास की एनसीईआरटी वाला, ठीक है, या फिर आपके पास किताब हो तो किताब खोल के देखिएगा, या फिर वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये, मतलब इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, शीतोष्ण क्षेत्र में, टुंड्रा में, शीत कटिबंध में या उष्ण कटिबंध में, बताना है कहाँ पर बहुत सीमित वनस्पति मिलती है। मतलब शीतोष्ण में इंग्लिश में देख लीजिए, टेम्परेट रीजन, टुंड्रा रीजन, फ्रिजिड या टॉरिड रीजन, बताना है आपको कहाँ पर सीमित, लिमिटेड है ना, लिमिटेड वेजिटेशन है, वो बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है। वीडियो को पॉज करिए फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका राइट आंसर है टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा राइट आंसर, वहाँ पर सीमित वनस्पति होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टुंड्रा भी दिया हुआ है इस चैप्टर में आखिरी में, तो टुंड्रा भी पढ़ सकते हैं, टाइगर, टुंड्रा, ये सारा दिया हुआ है। आगे देखिए निम्नलिखित 51 52 क्वेश्चन नंबर, ये 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों ए एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर, पहला कह रहे हैं स्टेटमेंट दे रखी है, कथन दे रखा है, महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। महासागर के कारण कह रहे हैं महासागर के जल में बहुत बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, इस वजह से जल लवणीय या खारा होता है। ए और
आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। दोनों ए और आर गलत है। बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है। 52 को बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिए, पवन के निक्षेप को कहा जाता है। पवन के निक्षेप को कहा जाता है लोएस, छत्रक, हिमोन, स्टैक। बताना है आपको कौन क्या है। और ये भी NCERT का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, NCERT क्वेश्चन है ये। पवन के निक्षेप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोएस, छत्रक, हिमोड़, स्टैक। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो आंसर बता दे रहा हूँ। हिमोड़ तो नहीं कहते क्योंकि हिमोड़ में हिम आ रहा मतलब बर्फ़ वाला है, तो ये पवन तो नहीं हो। स्टैक जो है वो समुद्र में होता है। छत्रक सैल, ठीक है, और लोएस, दो बचे। छत्रक सैल भी नहीं होता, ठीक है, लोएस होता है। लोएस देखा होगा, पवन के निक्षेप होते हैं जो बालू वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है लोएस बन जाते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति होती है उसको लोएस बोलते हैं। ठीक है, मरुस्थल में ज़्यादा होते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? NCERT में, उसको देख लीजिएगा। ये भी 7th क्लास की NCERT में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं डेल्टा, तटबंध, चाप झील, नदी मुहाना। बताइए क्या है? मतलब कह रहे हैं कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है, बताना है क्या होता है, डेल्टा या फिर तटबंध या फिर चाप झील, नदी मुहाना। इंग्लिश वाला देख लीजिए, ये हिंदी वाला देख लीजिए, जो आपको ठीक लगे उससे करिए। बताना है आपको। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 डेल्टा। ठीक है, किसी अन्य जलराशि मिलती से ये नदी आई और ये समंदर है, ठीक है, तो यहाँ मिलेगी तो यहाँ ऐसे डेल्टा बनाती है ना, ऐसे डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अन्य जलराशि मिलती है तो उसे वहाँ पे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। सॉरी कह रहे हैं कि कहाँ अन्य जलराशि मिलती है, सॉरी। तो इसका राइट, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4 होगा। ठीक है, नदी मुहाना कह रहे हैं अन्य जलराशि में जहाँ मिलती है उसे कहते हैं। ठीक है, अगर नदी जब जाके समुद्र मिलती है तो उससे पहले डेल्टा बनता है, मैं भी चाहूँगा। ठीक है, तो नदी मुहाना उसे बोलते हैं। तो 54 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है, जब समुद्र से पहले मिलती है उसे डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, चाप झील क्या होती है, जिसे चाप झील में बता दे रहा हूँ आपको क्या होती है। ठीक है, चाप झील क्या होती है, जैसे ऐसे नदियाँ आ रही है और ठीक है ऐसे मुड़ी और ये बहुत ज़्यादा मुड़ के आपस में चिपक गई। ठीक है, यहाँ पर से एकदम चिपक गई नदी, तो क्या होता है कुछ समय बाद ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो ये वाला एरिया ये अलग हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है और ये अपनी अलग आकृति बना लेता है इस तरह की, ऐसे अलग बन जाता है वो। ठीक है, और नदी बह रही फिर ऐसे बहने लगती है, तो ये वाला जो एरिया हो जाता है बच जाता है, इसको चाप झील बोलते हैं। ठीक है, ये होता है चाप झील। इंपॉर्टेंट है, डेल्टा पता ही है आपको कि समुद्र में मिलने से पहले नदी डेल्टा बनाती है और किसी दूसरी जलराशि में जब मिलती है तो नदी मुहाना बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 55, 60 तक करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है, मतलब हमेशा वर्षा होती है। रोजवुड, आवरूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध में के आसपास के पास पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती है, शीतोष्ण सदाबहार है, शंकुधारी है या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए शंकुधारी वन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और शीतोष्ण सदाबहार नहीं है। ठीक है, पर्णपाती भी नहीं है, बचेगा राइट आंसर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, रोजवुड, आवनूस, महोगनी, ये भी क्वेश्चन NCERT का है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए NCERT के, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पूछ रहे हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं दिखाया, देखिए एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है। अगला करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ठीक है ना, इसका अर्थ पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि
मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, बी है संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, तीसरा है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। बताइए इसमें से क्या राइट आंसर है? राइट आंसर क्या है इसका? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल, ठीक है ना, मतलब अर्थ है इसका। और ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्योग्राफी में, ठीक है। 8th क्लास की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे एनसीईआरटी लगता है देखनी पड़ेगी, है ना। मैं सही बता रहा हूँ, एनसीईआरटी आप 8th क्लास खोलिए, ठीक है, वहाँ पर दूसरा या पहला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8th क्लास की एनसीईआरटी जरूर देखिए इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? किसका? सीसा का करते हैं, टिन का करते हैं, निकल करते हैं, जस्ता करते हैं। देश 3 हैं, पूछ रहे हैं कौन अग्रणी है इन खनिज, किस में से ये तीनों किस में अग्रणी है, पूछ रहे हैं किस में अग्रणी है, ये बताना है आपको। सीसा में, टिन में, निकल में, जस्ता में। क्वेश्चन नंबर 57 है, ये क्वेश्चन नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टिन, ठीक है, टिन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं सीढ़ी नुमा खेती में ज़मीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है। कह रहे हैं सीढ़ी नुमा खेती में ज़मीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, तीसरा है खाद बह न जाए, चौथा है फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। बताना है इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है ये, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, ठीक है, पानी जो है वो टुकड़ों के भीतर रुका रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बाजार में पक्की दुकान वे होती हैं खालिस्तान जहां कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। तीसरा है जो 10 वर्ष से अधिक समय में खुली हुई है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई है। और चौथा है जो मुख्यतः बड़े शहर में होती है। बताना है कौन सा, ए बी सी डी, ए बी डी। बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक है। परमानेंट शॉप, ठीक है, एक बाजार में पक्की दुकान में होती है परमानेंट शॉप। बताना है कौन सा इसमें से कितने सही हैं, ए बी सी डी या ए सी डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब ए और बी, जहां कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, ठीक है। तो ये नहीं, गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो सी जहाँ हो गलत कर दो, आंसर यही बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये एलिमिनेशन मेथड इस तरह आप लगा भी सकते हैं, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि ये 10 सी नंबर क्वेश्चन देखो, सी स्टेटमेंट देखिए, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हो तो क्या वो पक्की दुकान हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारी दुकानें 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हैं, तो क्या वो पक्की दुकानें हो जाएंगी, है ना, मतलब कि वो परमानेंट शॉप थोड़ी हो जाएंगे। तो अगर सी आप गलत करोगे, अगर सी गलत करो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सी दिया हुआ, यहाँ पे भी सी दिया हुआ, यहाँ पे भी सी दिया हुआ। तो ऑप्शन सीधा मिलेगा आपको दूसरा। 60 नंबर क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं सीनेट, प्रतिनिधि, अधिशासी कार्यपालक, पार्षद, ठीक है। इन चारों में से बताना है क्या करना है आपको, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कॉल्ड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ इन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्या बोलते हैं उनको, बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन 60 नंबर 60वां नंबर क्वेश्चन है, बताना है इसको क्या बोलते हैं। देखिए इनको बोलते हैं पार्षद,
ठीक है, काउंसलर्स, ठीक है, पार्षद बोलते हैं। तो ये हुए आज के 60 में से 30 क्वेश्चन, ठीक है। और आपके जो है 30 में से कितने सही हुए, 30 में से आपके कितने सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ईमानदारी से कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। और ये सोशल साइंस की क्लास थी, और इसके बाद हम लोग जो है सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री और एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर एक बार देखिए। अगर नहीं देखा है एनसीईआरटी मैंने जो कराई है क्लास, आप जो है उनको ज़रूर देखिए। आप जाकर वहाँ पर सर्च करिए डेसिमल जीएस स्टडी, ठीक है, तो आपको चैनल मिलेगा, ठीक है। उसको चैनल को अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पर पड़ी होंगी सारी एनसीईआरटी, तो उनको एक बार ज़रूर देखिए। मतलब एक एनसीईआरटी को अगर हम 2 बार देख लिया तो आपका जो है, हमने वो सीटेट के लिए ही पढ़ाया है, ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखिए। तो आप सर्च कीजिए डेसिमल जीएस स्टडी, और जा करके उस वीडियो को, जितनी वीडियो है एनसीईआरटी की सारी देख लीजिए, आपके जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ा ही रहे हैं, ख़त्म नहीं हुई है एनसीईआरटी, तो ज़रूर आप जो है उस वीडियो को देखिए। और जो हमारा टेलीग्राम है डेसिमल 004, इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डेसिमल 004 ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करिए, ठीक है। वहाँ टेलीग्राम पर जाकर टाइप करिए, तो वहाँ पे जो चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर सीटेड और यूपीटेड के लिए जो है आपको पूरा कोर्स मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।